आज की हमारी गेस्ट सिर्फ एक कवित्री और लेखिका ही नहीं बल्कि एक टीवी एक्ट्रेस, थिएटर आर्टिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर। ये अपनी संवेदनशील लेखन और भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। इन्होंने अपनी पुस्तक एहसास और कभी अपने लिए भी से पाठकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। मोदी लेखन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो लेट्स वेलकम नीलम चंद्र जी। स्कूल कॉलेज में तो हम सभी लिखते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पल आया जब आपको लगा कि आपको राइटर ही बनना है? ऐसा कुछ खास मूवमेंट मैं ये कह नहीं सकती कि एकदम से ऐसा कुछ मूवमेंट आया, बट मैं जनरली छोटी मोटी कविताएं मुक्तक वगैरह से लिखती रहती थी और स्टोरीज़ भी लिखती थी, बट मैंने कहीं छपवाई नहीं थी। तो एक बार मेरी सिस्टर ने कहा कि कॉलेज के मैगज़ीन के लिए मुझे कोई स्टोरी देनी है, इतना कुछ लिखती है, वो कुछ दे ही दे। मैंने दे दिया और भूल गए उसके बाद। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आया उसके बाद उसको पता चला कि उसकी मैगज़ीन, मतलब उनकी कॉलेज की मैगज़ीन में वो स्टोरी छपी थी और उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ, और मैंने ऐसा कुछ स्पेशल इसकी कुछ ट्रेनिंग वगैरह कह सकते हो आप नहीं ली, क्योंकि वो एक जनरली जब आप चीज़ें लिखते हो ना तो सिंपल जो भी आपके माइंड में आ रहा है एक फ्लो में आप लिखते जाते हो तो वो अच्छा बन जाता है। लेकिन ये है कि हाँ, टारगेट होना चाहिए हमने क्या एंड में करना है, तो स्टोरी अच्छी बन जाती है। तो बन गई तो स्टार्ट कर दिया। अक्सर माता पिता चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बने, तो आपके फैसले को देखकर उनका क्या रिएक्शन था? मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। वो बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और उनके मतलब हमारी पूरी फैमिली में ना कोई राइटर है ना कोई एक्टिंग में है। लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम अपने पिताजी को खुद ही बताया कि मेरी स्टोरी छपी है, वो बहुत खुश हुए कि है, मतलब उनके हिसाब से ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वो बहुत पढ़ते हैं। मतलब चाहे वो उनको वो रात को सोने के समय पढ़ना हो या वैसे भी खाली टाइम हो, तो उनको सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं वो। इवन मेरी मम्मी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो भी रात को सोने से पहले कोई ना कोई बुक उनके हाथ में होती थी कि उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो शायद बाय बिल्ट हो सकता है ऐसा कुछ। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब के स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या अंतर होता है? टीवी के लिए और रेडियो के लिए और स्टेज के लिए, इवन आप एक स्किट लिख रहे हैं या आप कोई स्पॉट लिख रहे हैं, उस सबका बहुत फ़र्क होता है। देखो टीवी में जैसे स्क्रीन प्ले होते हैं, जैसे रेडियो के लिए भी आप लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसमें क्या हुआ, आपको ना वॉइस के साथ बोलना पड़ता है, वॉइस के साथ बताना पड़ता है कि इसकी आवाज़ आई। आपने जब लिख रहे हैं तो दरवाजे की आवाज़ आई। अदरवाइज अगर आप वीडियो लिख रहे हैं तो दरवाज़ा खुला, ख़त्म। लेकिन वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपका दरवाज़ा खुल रहा है, दरवाजे खुलने की आवाज़ आई, पत्थर मारने की आवाज़ आई या उसको थप्पड़ मारने की आवाज़ आई, वो लिखना पड़ता है उसमें। और दूसरी बात, एक और चीज़ होती है सब में कि आप उसको, आपके पास ना एक लिमिटेशंस होती हैं। जैसे रेडियो में है, जब स्पॉट्स होते हैं, गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट के स्पॉट्स होते हैं या सीरियल्स होते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है आपको कि आपके पास एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि उनका बजट जितना होता है, बजट के हिसाब से उनको 3 या 4 कैरेक्टर लेने। अब 4 कैरेक्टर में ही आपको 5वां सजेशन भी ले सकते हैं, लेकिन आप 5, 6, 7, 8 नहीं ले सकते, क्योंकि सबको पे करना पड़ता है। हाँ जी। फिर उसके बाद स्टूडियो में भी एक लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद उनको जितना पे करना पड़ता है, जितना उनका बजट होता है, अकॉर्डिंगली वो लोग मतलब बताते हैं कि हमें 4 ही चाहिए। रेडियो में लोकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन रेडियो में लोकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जब वीडियो बनाते हैं आप सीरियल के लिए तो आपको लिमिटेशन हो जाती है। अगर आपका बजट कैसा है, अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से लोकेशन भी लिखोगे। वहाँ पे आपको शूट करना है, वहाँ की परमिशंस हैं, तो उस हिसाब से आपको लिखना भी पड़ता है। मतलब बहुत फ़र्क है। और स्टेज के लिए लिख रहे हैं तो आपके पास एक ही सेट है, ठीक है, आपके पास एक ही सेट है। उसी सेट के अंदर इस कमरे से वो आ रहा है, इस कमरे से दूसरी जना आ रहा है, तीसरे कमरे से दूसरा आ रहा है। जो भी बात कर रहे हैं वो सीधा बीच में एक ड्राइंग रूम बना दिया जाता है, तो उसी में आपने करना है। ज़्यादा क्या होगा कि एक साइड मतलब एक कॉर्नर बना देंगे कि ये किचन है या कुछ है, जो भी मतलब उनके अकॉर्डिंगली आपके पास वो बहुत लिमिटेशंस होती हैं।
आप उसमें ज़्यादा नहीं कर सकते कि वो कहीं से आ रहा है, कमरे से आ रहा है, लेकिन कमरे के अंदर नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, आपके पास आप दिखा ही नहीं सकते ना उसको। सेम इसी तरह स्पॉट्स होते हैं, उसमें आपको बहुत छोटे में सब कुछ कह देना होता है। स्पॉट्स क्या होते हैं, मुश्किल से एक पैराग्राफ, आधा पेज, आपका स्पॉट कंप्लीट है, 30 सेकंड का, 60 सेकंड का। तो वो लिखने में जो होता है ना मेहनत, सबसे बड़ी मेहनत पहली स्टार्टिंग वही होती है। अब आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हैं तो आप ये नहीं, आप अपने हिसाब से जो अपने थॉट चल रही हो वो नहीं लिख सकते। डॉक्यूमेंट्री बेस होती है रियल जो या तो कोई कंपनी होगी या किसी जगह के बारे में आप लिख रहे हैं, तो वहाँ पे जाके क्या क्या आपको शूट करना है, आपको क्या क्या एटमॉस्फेयर दिखाना है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। कंसेप्ट बेस होती है। हाँ, बेस आप जब बेस बना लेते हैं ना तब वो उनको शूट में आसानी होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं फिल्म सिटी में भी मैंने एज ए मतलब राइटर जॉब किया है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनको मिला, उनके पास असाइनमेंट था कि उन्होंने माँ कामाख्या देवी पे लिखना था। उन्होंने क्या कि स्क्रिप्ट तो है नहीं है, बुक है, बुक से सोचा और वो रैंडमली शूट करके आ गए। अब एडिट भी कर दिया, अब आगे वॉइस ओवर। अब वॉइस ओवर का क्या करना है आपने। अब उन्होंने क्या किया कि नीलम तुम लिख दो, मैंने लिख दिया। तो मैंने कहा मैम आपने पहले शूट कर लिया, उससे पहले तो एक लाइन तो बनानी चाहिए ना, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के लिए शूट करने जा रहे हो तो आपके पास लाइन होनी चाहिए, एक मतलब जीस्ट होना चाहिए आपने क्या क्या शूट करना है, ताकि आपको इजी हो एडिटिंग करने में, और जो आप बना रहे हो उसका कम से कम आप ये प्रॉपर बना सको कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उनको मज़ा नहीं आया, किसी और से, उस राइटर से लिखवाते हैं जिसकी बुक से लिखा था। कोई बात नहीं, उनसे लिखवा लो। उनसे लिखवा लिया। अब उनसे लिखवा लिया तो कहते हैं तो बहुत ही बेकार लिखा है उन्होंने, तो क्योंकि स्क्रीन प्ले मतलब आप जब वॉइस ओवर लिख रहे हो ना, उसकी भी एक लिमिटेशन, आपने जो शूट किया हो उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते, इससे ज़्यादा तो लिख नहीं सकते। और चाहे वो उसके लिए बहुत अर्जेंट हो, लेकिन अगर आपने शूट ही नहीं करा तो आप बोलोगे क्या? कैसे बोलोगे आप? स्पॉट मतलब आप वो तो नहीं डाल सकते ना, जो स्टॉक शॉट्स नहीं डाल सकते, इमेजिनेशन भी नहीं डाल सकते उसमें। देन उन्होंने फिर किसी और से बोला, जो एडिटर था, तुम ही लिख दो, तो उसने भी लिख दिया। मज़ा नहीं आया। फिर मुझे बुलाया, मतलब यार तुम ही लिख दो। मैंने कहा मैम आपने लिखवा तो लिया था। नहीं वो ना मज़ा नहीं आया, तो तुम ही लिख दो। मतलब एट लास्ट वो फाइनल वही हुआ जो मैंने लिखा था। लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा ना एक आपको पहले फ्रेम, हाँ आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा क्या क्या दिखाना है। क्योंकि आप एक टॉपिक ले लो, टॉपिक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एटमॉस्फेयर भी होता है। मान लो आप कहाँ पे जा रहे हो, आप रास्ते का भी बता सकते हो कि इस रास्ते से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, वहाँ पे ये होगा, इसके आसपास ये सब चीज़ें हैं, दुकानें हैं, वो कुछ भी है, या वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो वो तो शूट ही नहीं करके लाए, तो अब कैसे बनाओगे? तो डॉक्यूमेंट्री तो अधूरी हो गई ना। लेकिन हमें करना था और हमने कर दिया। लेकिन वो बेटर है कि वो पहले उसकी एक फ्रेम बनाया जाए, उसको एक लिखा जाए, एक लाइन बनाई जाए कि इस लाइन पे हमने शूट करना है। हर तो वो चीज़ फर्क स्टैंड नहीं हो सकती। अब जैसे कंटेंट राइटिंग है आजकल, उसमें क्या है, आप या तो ट्विटर पे कर रहे हो, या ट्विटर में लिख रहे हो, या फिर वेबसाइट के लिए लिख रहे हो। उसमें क्या है, जस्ट एक कोई किसी भी चीज़ को आपने हाईलाइट करना है, कोई प्रोडक्ट है उसको हाईलाइट करना है, आप किसी की वेबसाइट है, किसी की कोई काम है उसको आपने हाईलाइट करना है। तो ये मतलब मेरे हिसाब से बड़ा बोरिंग काम है, लेकिन होता है। आजकल तो बहुत चल रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना हो, सब जगह में देना होता है उनको, न्यूज़पेपर में देना है, मीडिया में देना है, करते हो, वो अलग चीज़ है। मतलब इन सब से बिल्कुल अलग है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें कोई आपकी थॉट नहीं चल रही, आपको रियलिटी में जो है वही लिखना है, लेकिन उसको एक्सेस करके भी लिखना ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए। स्क्रिप्ट राइटिंग में शायद फीलिंग्स ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब तक आपके पास फीलिंग्स नहीं है आप नहीं लिख सकते। अब मैं आपको बताती हूँ, रेडियो में और टीवी में भी दोनों में फ़र्क होता है। आप एक्सप्रेशन एकदम से आपने उसमें खाली दिखा दिया वीडियो में, रेडियो में क्या हुआ, रेडियो में तो आपको आवाज़ में होना चाहिए, वॉइस से पता चलेगा वो उसको देख रहा है, उसको प्यार से देख रहा है, उसको गुस्से से देख रहा है, वो सब उसकी आवाज़ से पता चलेगा। आइज़ का तो कोई वर्क नहीं है, सारे कान का है, तो उस हिसाब से उसको लिखना भी पड़ता है। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे अब मैंने काफ़ी लिखी है, मैंने अभी तो 8 एपिसोड
कुछ घंटे नहीं, आधे घंटे के, 15 मिनट के, वो लिखना। जबकि आज अगर किसी को बोल दो ना कि आज लिख दो, तो वो उसको लिखने के लिए कम से कम आपको 1 वीक लेगा एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए, चाहे वो आधे घंटे की हो। और मुझे क्या होना था, इधर 1 महीने के अंदर मुझे 8 स्क्रिप्ट्स लिखनी होती थी, आधे घंटे की होती थी, अब सब लिखी। अब उसमें एक बार जो हम लोग की मदर बनती हैं, जयश्री, उनका नाम पूरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो उन्होंने मुझे कहा था, कहने लगी तुम बहुत अच्छा लिखती हो। और इवन जो 22 लैंग्वेजेस में डब होती थी वो जो मैं लिखती थी, उसमें वो भी कहते कि ऐसा लगता है जैसे कि, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंफरटेनमेंट होता है, आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है प्लस एंटरटेनमेंट। यानी कि आप उसको रफली बोल दोगे, अच्छा ये स्कीम है हमारे यहाँ पे, ये स्कीम आई है, ऐसा करते हैं, इसमें वो आप इतनी चीज़ें डाल सकते हो, मतलब जो चीज़ें आप बोरिंग सा आप लोग सुनेंगे नहीं। अगर आप उसको एक स्टोरी में निट कर देते हो, स्टोरी में निट कर देते हो, तो वो आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है, तो बोलने वाले भी जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं उनको भी मज़ा आता है। वो भी कहते हैं इस बार ना हमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो मैम लिख रही है ना वो अच्छा लिखती है, तो मतलब इमोशंस भी आते हैं उसमें। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे सड़क योजना, राजीव गांधी सड़क योजना ऐसी थी, घर की रोज योजना है, राजीव गांधी आवास योजना, ऐसे मतलब बहुत सारी योजनाओं के ऊपर मैंने लिखा। तो मिनिस्ट्री वाले भी बोलते थे अच्छा लिखती हैं, बुलाओ उनको और उन्हीं से लिखवाएंगे और बोलेंगे इस बार ये अलग सा इन्फॉर्मेशन ये निट करके लानी है। तो हर एक के बस की बात नहीं होती। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं जब वहाँ पे अभी मैं कर रही थी और मैंने काफ़ी लिख ली थी, तो एक और लड़की को बुलाया, वो भी राइटर थी, उसको कहा कि ऐसे जैसे मैम ने लिखी ना ऐसे आप लिखोगे। वो 2 दिन तक तो ना पल्ले पलटती रही। उसके बाद में कहती है, बाद में आके दूसरे दिन आके मुझे कहती है, मैम ये आपने लिखा है क्या? मैंने कहा हाँ क्यों? कहती है मैम मेरे बस का नहीं, मैं आर्टिकल लिख सकती हूँ, ये स्क्रिप्ट और डायलॉग्स और ये मेरे बस का नहीं है। तो मैंने कहती मैं जा रही हूँ। मैंने कहा जाकर ही उनको बोल के जाओ, जो प्रोड्यूसर है उनको बोल के जाओ कि मैं जा रही हूँ। बोली नहीं मैम मेरे बस का नहीं है, आप ले जाओ, मैं नहीं कर सकती ये काम। क्योंकि क्या होता है, आप ना उसमें स्टोरी भी डालते हो। अगर आप इन्फॉर्मेशन के साथ स्टोरी नहीं डालोगे तो एंटरटेनमेंट नहीं है, तो वो फ़र्क होता है इसमें। और इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी लगता है इसका, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है तो स्टोरी अगर प्रिंट मीडिया के लिए है तो भी उसमें एंटरटेनमेंट चाहिए। उसमें तो टोटल फिक्शनल होता है, लेकिन हाँ बेस्ड ऑन रियलिटी। मैंने रेडियो के लिए लिखे हैं, वैसे 1-1 घंटे के स्क्रिप्ट लिखे हैं, वो मेरे रिले भी हुआ है। अच्छा। वो मेरे पास ना लिख के लेके गई, 1 घंटे का था। तो मेरे को कहते हैं एकदम से मेरी ना शक्ल देखने लगी ऐसे। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ना चेंज किया जाए एंड को। तो उनको थोड़ा डाउट हुआ कि इतनी छोटी लड़की, तब मैं थी भी बहुत छोटी, 20-22 साल की थी तब मैं। तो कह रही ये ना एंड को मैं सोच चेंज करते हैं। तो मैंने कहा सर बताइए क्या चेंज करना है? तो इसको ना मैं ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, थोड़ा सा एंड ऐसे हो जाएगा। तो मैंने कहा सर मैं घर से लिख के लाऊं या अभी लिख दूं? नहीं अभी चेंज कर दो, क्योंकि वो लास्ट के 2 पेज चेंज करने थे। उनको लगा ये लड़की पता नहीं किसी से लिखवा के लाती है, मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है। उन्होंने उसी समय मैंने कहा अच्छा ठीक है सर मैं लिखती हूँ। मैंने वहीं फटाफट बैठे बैठे लिख दिए। तो एकदम से मेरी ऐसी शक्ल, आँखें ऐसी मतलब उनकी हो गई कि ये क्या है, कि मतलब यहीं बैठे बैठे उनको लगा हाँ राइटर यही इसी ने लिखा है। क्योंकि लोगों को डाउट होता था, जैसे क्योंकि एज के रिगार्डिंगली उनको लगता है कि नहीं एज बड़ी होगी, एक्सपीरियंस होगा तो तभी मैच्योर होते हैं जो राइटर्स होते हैं। हाँ लगता है उनको। तो इवन जब मैंने दिल्ली प्रेस के मैगजीन्स में लिखा तब भी वो कह रहे थे कि तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं कि तुमने लिखा होगा। मैंने कहा सर मतलब मैं समझी नहीं। कहती इसको ऐसे चेंज कर सकते हो? मैंने कहा कर सकती हूँ सर। अच्छा बाहर बैठो करके देना, करके दे दिया तुमसे। मतलब जैसे सरप्राइज होता था ना कि इतनी छोटी लगती है, ये लिखती होगी क्या, मतलब जैसे डाउट हो जाता ना लोगों को। तब आता था युगवाणी और मनभावन, हाँ ऐसे ही आता था। उसके लिए भी मैंने लिखा 3 बार मैंने युगवाणी दिया। मनभावन का भी मेरे पास हुआ पड़ा था। तो उस समय थे परवेज़ आलम थे जो वहाँ पे अनाउंसर थे। तो मुझे कहते हैं कि तुम दिखाओ कैसे क्या लिखा है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा, जैसे आज का चाँद मेरी आस का टुकड़ा हाथों से फिसल कर आसमान पे जा चढ़ा। तो कहते बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। उसमें कोई उर्दू कोई वर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं।
तो एक बार एक और उनके सामने एक और आया, उन्होंने बोला आप दिखाइए स्क्रिप्ट आपने क्या लिखी है। तो उसने उर्दू के ऐसे ऐसे अजीब अजीब से शब्द लिखे थे। एक बार लिखा था दिल फर्द फर्द हो बिखर गया, ऐसे कुछ उन्होंने बोला, मुझे भी नहीं समझ आया। कहते हैं फ़र्द का मीनिंग पता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, मैंने तो यहाँ से देखा था। अरे फ़र्द का मीनिंग इंसान होता है। कहते हैं ज़रूरी है लिखना क्या? मत लिखो ना, उर्दू अगर नहीं आती है तो मैडम की तरह लिखो ना, सीधा सीधा। तो मैंने कहा मैम मेरा मन, मैं कहा सर मेरा ना मन भवन का भी पास हुआ पड़ा। अरे वेरी गुड लो लो लेटर लो, क्योंकि उसमें क्या होता था, लोगों की फरमाइश पे होता था। उन्होंने उसी में मुझे दे दिया। तो मुझे मतलब थोड़ा अच्छा लगा, जैसे स्टार्टिंग में जब भी मैंने लिखा तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। आपने सरिता और गृहशोभा जैसी लोकप्रिय मैगजीन के लिए भी लिखा है, तो क्या उसके जो कहानियाँ होती थी वो आपके खुद के अनुभव होते थे या पब्लिशर्स आपको टॉपिक देते? दोनों, क्योंकि क्या होता है कि मुझे कुछ आइडिया है तो मैं लिख के उनको बता दूंगी कि मेरे पास ये टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे लिखना है। या आर्टिकल्स मैक्सिमम वो देते थे। एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे को कहते हैं कि मैंने ना मतलब ये लिखना है, हमने कैसे लिखेंगे? तो मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा सर मतलब जो मुझे पता है मैंने बता दिया उनको कि मेरी वजह से लिखना। कहते हैं देखो माचिस के ऊपर मैंने अगर आर्टिकल लिखना है तो मुझे माचिस ये नहीं लिखना कि इसमें इतनी तीली हैं और उसको जलाया और ये माचिस जल गई और ये हो गया, तो ये आर्टिकल नहीं बनता। मुझे ये चाहिए कि वो माचिस की तीली, वो माचिस की डब्बी कहाँ बनी, वो तीलियाँ कहाँ से आई, उसके आगे जो फायर के एलिमेंट जो लगा हुआ वो कहाँ से आया, वो किस जगह पाया जाता है और वो लोग कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं। तो मुझे डिटेल चाहिए। मुझे तुम्हें जो पता है मुझे वो नहीं चाहिए। लोगों को पढ़ने में वही इंटरेस्ट आएगा। मैं एकदम चुप। तो कहने लगे एक काम करो, मेरे यहाँ लाइब्रेरी भी है, छोटी सी है, आप लाइब्रेरी जाओ, एक हफ्ता तक सिर्फ पढ़ोगी तुम। मतलब इसमें पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं लिख सकते। हर चीज़, जो चीज़ आप लिखते हो ना, उसके साउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे एक हफ्ता तक मुझे चेक करने आते थे कि अच्छा लाइब्रेरी में बैठी है, पढ़ रही है। पूरा 1 वीक मैंने न्यूज़पेपर, वहाँ की मैगज़ीन्स, वहाँ पे बुक्स पढ़ी। मेडिकल की बुक्स भी थी और तरह की बुक्स भी थी, सब तो साइकोलॉजी की बुक्स भी थी, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, सब पढ़ी। उसके बाद मैं उनके पास एक पूरा एक पेपर लेके गई। उसमें मैंने कम से कम 20 टॉपिक लिखे थे और 20 टॉपिक में से, इन 20 टॉपिक्स में से मैं किस में क्या लिख सकती हूँ वो मुझे डिटेल मैंने लिखी। इस बुक में से यहाँ से ले लूँगी, इस बुक में यहाँ से लूँगी, और ये चीज़ रिसर्च वर्क है, ये असेस कर रिसर्च वर्क है पूरा। मतलब वो रिसर्च चाहिए था उनको। तो वो तब है एकदम से जब एक हफ्ते के बाद उनके पास गई मैं टॉपिक लेके, तो बोली, फिर उन्होंने टिक मार्क किया 4 पे, ये मुझे चाहिए, और सब पे कवर स्टोरी बनी। और जैसे स्टोरी होती है, जैसे मुझे आइडिया आ गया कि मैंने सर ऐसे ये लिख सकते हैं हम इस टॉपिक पे। हाँ लिख लो। एक बार उन्होंने मुझे कि हमने ना कभी गहनों की चोरी पे नहीं लिखी स्टोरी कोई। तो होता है ना, तो उस पर लिखते हैं कुछ, बस इतना। क्या है, लाइन क्या होगी, कुछ नहीं, फैमिली में ड्रामा होगा, कुछ नहीं, पता नहीं। एकदम से सर हाँ मैं लिखूँगी, लिख के लाओ, स्टोरी चाहिए मुझे। बोली मैंने स्टोरी लिखी तो उन्होंने पूरे 2 एपिसोड में, मतलब 2 मैगजीन्स में, उसमें मतलब नेक्स्ट इशू में भी छापी। और मुझे ये बोल दिया कि इसके ज़रा से ये थोड़ा सा चेंज कर दो, मुझे लगता है जो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इनको मत देना, ये डफर है, कभी कहीं से भी काट देंगे। मतलब उन्होंने ना कॉमा, ना इन्वर्टेड कॉमा, ना फुल स्टेप, किसी कुछ नहीं चेंज करवाना, एज इट इज़। पर वो डिपेंड करता है ना। अच्छा दूसरी बात, जैसे आप बता रहे हो कि सरिता खाली मैगज़ीन की, इसके अलावा मैं बताती हूँ आपको कि अलग अलग मैगज़ीन, अलग अलग न्यूज़पेपर्स और जो रेडियो टीवी सीरियल वगैरह के लिए, सबके लिखने का स्टाइल टोटल डिफरेंट होता है। आपने जो स्टोरी लिखी सरिता के लिए, वो नवभारत टाइम्स में नहीं छप सकती। आपने लिख लिया, अपनी मर्जी से लिख लिया, टॉपिक अच्छा है, उसमें नहीं छपेगी। उसका रीज़न, उनका लिखने का स्टाइल अलग है। सेम संडे टाइम्स में नहीं छपेगी, उसका लिखने का बिल्कुल अलग होगा। वही चीज़ हिंदुस्तान में नहीं छपेगी, पंजाब केसरी में नहीं छपेगी। तो मैंने मैक्सिमम लीडिंग न्यूज़पेपर्स में लिखा, हिंदी की मैक्सिमम। सबका लिखने का अंदाज बिल्कुल अलग।
आपको एक बार क्या होता है, आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे पहले पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप उनका स्टाइल देखो कि उनको क्या चीज़ चाहिए। न्यूज़पेपर अलग अलग क्यों चलते हैं, अलग अलग, क्योंकि एक कैटेगरी बन जाती है कि इस तरह के लोग वही पढ़ते हैं। वही पढ़ते हैं, टेस्ट होता है जो। हाँ। ऐसी कोई कहानी या कविता जो आपके दिल को छू गई हो, जो आप कुछ शेयर करना चाहते हो व्यूअर्स को? कविता कहानी तो मेरी बहुत सारी हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये था रानी हार, जो मैंने बताया था, चोरी के ऊपर लिखा था, बहुत मतलब टचिंग थी और लोगों को भी बहुत पसंद आई उसे। तो 2 इशू में उसके पब्लिश किया था। एक ऐसी स्टोरी थी मतलब जैसे हम क्या होता है, लेडीज़ होती हैं मैक्सिमम, मतलब बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कर दिया, बहन भाइयों के लिए कर दिया, बट अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए कुछ नहीं किया। उम्र बीत जाती है, कहती है नहीं बच्चों के लिए ठीक है, नहीं नहीं बच्चों के लिए ठीक है, अच्छा इवन खाने पीने में भी पति को मिल जाए, बच्चों को मिल जाए, अच्छा वो मेरी मम्मी है उसको मिल जाए, खुद के लिए कुछ रख लो। तो मैंने उसके ऊपर लिखी थी बेस से, कभी अपने लिए भी। हाँ जी। मतलब उसमें क्या है कि आप कभी तो अपने लिए जी लो। उसमें एक लेडी है जो सारा टाइम अपने मतलब बहुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए करती रही। उसके हस्बैंड भी, उसको पता है कि मेरी बीवी मतलब घुसी हुई है इसमें सारे काम में, उसको यही नहीं पता कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी शक्ल कैसी लग रही है, मेरे कपड़े कैसे हो रहे हैं, मैंने खाया है कि नहीं खाया। बीच में वो एक बार बीमार पड़ जाती है और वो बच्चों को, फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि एक बहू से कहते हैं तुम खाना बना लेना, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कह रही पापा जी मेरे को तो बाहर खाने का मन है, मैं तो बाहर जा रहे हैं। दूसरी भी कह रही है कि मेरे तो मन ही नहीं है, मैं तो ये खाऊंगी भी नहीं, तो आप देख लो अपने जो करना। मतलब कहते कहते तीनों बहुओं ने अपना अपना कोई भी हाँ नहीं लेने के तैयार। वो मदर इन लॉ अंदर बैठी है, वहाँ पे किचन में है, तो वो सारा खाना कर लेंगी, सब कुछ खाएंगी जो बनाएंगी। लेकिन अगर उनको बनाना पड़ गया तो नहीं, यानी कि तुम्हारे लिए कोई नहीं है, ये तो रियलिटी है। तुम सबके लिए हो पर तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तो हस्बैंड को उस समय एकदम से रियलाइज़ होता है कि मतलब अगर मैं बीमार हूँ, ये मतलब मेरे को आदत नहीं है करने की, गलत बात है, ये भी गलत बात है कि मुझे आदत ही नहीं है करने की। मतलब मैं अपनी बीवी के लिए नहीं बना सकता, बच्चे सबके सब निकल गए, तो मैं अपनी बीवी के लिए भी खाना नहीं बना सकता क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं है, मेरे को इसने आदत डालनी ही नहीं दी, अब क्या करूँ। और फिर से रियलाइज़ होता है कि गलती तो मेरी है, मैं भी तो इसको झोंके रखता था। फिर उनकी उसकी सिस्टर आती है, मतलब तो वो मतलब उसको वो बाद में पता चलता है कि वो सिस्टर को उसने खुद ही बुलाया था। तो वो कहती है कि मैं अब्रॉड लेके जाना चाहती हूँ, तो सारे तैयार हो जाते हैं कि हाँ मैंने भी जाना। लेकिन लास्ट में जो होता है वो उसको कहता है कि उसकी जो मासी होती है, मतलब जो लेडी की बहन होती है, वो कहती है मुझे किसी को नहीं लेके जाना, मैं सिर्फ अपनी बहन को लेके जाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन कभी तो अपने लिए जिए। कहती कभी तो इसने, और बाद में पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने बुलाया उसको कि इसने कभी ज़िंदगी में अपने लिए नहीं जिया, कम से कम मैं भी। कहता है और फिर तुम कैसे रहोगे? तो वो कहती है कि कहता है अपने हिस्से की गलती का भुगतान भी तो मुझे करना ना, तो मैं रहूँगा इसके बिना, आदत नहीं है पर रहूँगा, लेकिन ये कभी तो अपने लिए जियो। तो मतलब वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा जैसे कि आजकल की सभी लेडीज़ की तो करना चाहिए अपने लिए भी। अपनी किताब एहसास के बारे में कुछ बताएं। एहसास आप ये कह सकते हो कि जैसे छोटे छोटे मन के जो भाव आते हैं, अचानक कुछ आया, अच्छा कुछ बुरा, किसी को देख के कुछ फील हुआ, तो वो छोटे छोटे मुक्तक और कविताओं के रूप में है सारे के सारे। वो सारे इसी तरह के हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया कि एक छोटा सा मुक्तक बताती हूँ। हम जो अपने दिल पर लिखते हैं वो अपने दिल पर पढ़ते हैं, कुछ कहना क्या कुछ सुनना क्या, जब दिल ही धड़कना समझते हैं। मतलब इस टाइप की हैं कुछ चीज़ें। अच्छा। आपके जीवन में प्रेम की असली परिभाषा क्या है? सच बताऊँ तो आजकल प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम होता ही नहीं है। एक जिद होती है, किसी को पाने की इच्छा होती है, उसको प्रेम कहते हैं, या एक सडन एक मूवमेंट होता है कि कोई अच्छा लग गया, मेरे को प्यार हो गया उससे। अब मेरे मुंह से ना वो अजीब सी चीज़ निकलती है कि प्रेम को तो कुछ समझता ही नहीं है।
प्रेम दिल से किया जाता है, किसी के लिए एक एहसास है जो कि आप बिना बताए भी उसको बता सकते हो कि ये प्रेम है। अगर आपने मैंने feel इस पे कर कहानी लिया भी तो लिखी हुई है, लेकिन बता रही हूँ आपको। लेकिन प्रेम एक्चुअली में आजकल तो मैंने देखा नहीं किसी, अटैचमेंट है। जस्ट कुछ नहीं है आजकल। पहले पहले होता था कि बिना कहे, अब वाइफ हस्बैंड के बीच में भी प्रेम होता। अब जैसे मेरे डैडी हैं, मैं सोचती थी कि मेरे डैडी मम्मी से प्रेम नहीं करते, पर दिमाग में होता था कि नहीं नहीं, कभी कहा नहीं, कभी उनके साथ बैठे नहीं, प्यार से कभी बात नहीं करी, हमेशा गुस्से से बात की। लेकिन जब मेरी मम्मी बीमार पड़ी तो मैंने उनको देखा, मैं एक मतलब अजीब सा ये लगा कि मम्मी बेड पे लेटी हुई हैं हॉस्पिटल में, पिताजी उनका हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, ना बोल रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं, ना वो बोल रही हैं। और मैं बाहर खड़ी हूँ और मैं अंदर आने लगी हूँ। मैं सोचूं कि मतलब समझ में नहीं आया, न मम्मी जाने देना चाह रही हैं, न मम्मी जाने देना चाह रही हैं, ना पिताजी छोड़ना चाह रहे हैं कि मैं घर जाऊँ। तो मम्मी ने कहा कि जाओ, बच्चे घर में अकेले होंगे। तो मम्मी के पिता कहते हैं तेरे बिना घर नहीं लगता। तो एक मतलब आप ये कह सकते हो कि वो एहसास है, खाली जितना मुझे गुस्सा कर जाए। अच्छा, जब वो बीमार थे मैंने एक स्टोरी इसके ऊपर लिखी थी, पिताजी। तो वो चीज़ ना मतलब जिसे पढ़ी ना, वो एकदम से जैसे उसको रोना आ गया कि वाकई है तो सही। प्रेम तो ये होता है, दिखा दिखा के थोड़ी होता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, क्या लव यू तो खुद ही नहीं मीनिंग पता आपको, जिसको जो बोल रहा है बंदा। कोई ये टॉफ़ी थोड़ी है जो बांट दे सबको। लोग तो टॉफ़ी की तरह बांटते रहते हैं, बोल दे अभी बोल दे। अगर एहसास होगा ना तो बोल ही नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। बाकी पता नहीं लोग क्या कहते हैं। एक व्यक्ति के लिए लिखना कोई कविता या लेख कितना ज़रूरी है? क्या आज जो मानसिक पीड़ा हम लोग फेस कर रहे हैं, क्या उससे कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपने कभी किसी पॉडकास्ट में भी पढ़ा होगा, जो इवन जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि एक लिखना जो होता है ना, वो आपकी पीड़ा को उतार देता है, शब्दों कम कर देता है। आप लिखो, फाड़ दो, फिर लिख दो, फिर फाड़ दो। आप फाड़ नहीं पाओगे इसको। आप कभी एक बार लिख लो, उसका आपको बहुत पिंच हो रही है, कोई चीज़ गुस्सा आ रहा है बहुत, लिखते जाओ, आपका माइंड खाली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। आप कुछ और काम कर पाओगे, नहीं तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको काम करना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ लिखना आना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ पिंच कर रही है, आपके पास कोई भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, ऐसा नहीं कि कोई है नहीं जिसके साथ आप बात नहीं कर सकते, बता सकते हो, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा इसको बताने से। बहुत आपके क्लोज आपकी सिस्टर है, कभी ना कभी वो भी फ़ायदा उठा लेंगी, जजमेंटल हो फ्रेंड्स जाते हैं। भी उठा लेंगे। आप उनको बता नहीं सकते, आपके मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं, कई बार आप उनको बता ही नहीं पाते, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप लिख दो, लिख दोगे ना, आपकी दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाओगे कि आप मुझे आगे कोई काम करना है। नहीं तो आप उस जगह से निकल ही नहीं पाओगे। ये डिप्रेशन क्यों आता है लोगों में, डिप्रेस्ड क्यों होते हैं, इसी वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, लिखते नहीं है, लिखना नहीं जानते, लिखना चाहते नहीं है, और आलस आती है, लिखना क्यों है। अरे लिख लो, वो कागज़ तुम्हारी बात सुन लेगा, पेन तुम्हारी बात सुन लेगा, मन के भाव तो वो फटाफट ऐसे स्पीड से होगा कि आपने कभी ज़िंदगी में ना लिखा हो। अब जब राइटर कोई लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, तो वो मन के भाव ही तो होते हैं। एक चीज़ को फील करके लिख रहा है कि मैं वो करेक्टर हूँ, देन वो दूसरे डायलॉग लिख रहा है, उसका वो करेक्टर हूँ मैं, तभी तो उतार पा रहा है, नहीं तो उतार नहीं पाएगा। लिखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी जना हो। हालांकि देखो, मेरे पिताजी भी, मम्मी भी सब लिखते थे, मतलब थोड़ा बहुत लिखा, छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन पढ़ने से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप कितनी उलझन में हो, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ कभी एक प्रॉब्लम होती है कि जिसको अभी सॉल्व करना, वो एक अलग बात है। अदरवाइज छोटी प्रॉब्लम किसके घर में नहीं होती। आप पढ़ना शुरू कर दो, आप लिखना शुरू कर दो, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सलूशन वहीं मिल जाता है मेरे हिसाब से। सही। आज का युवा मीडिया के तो करीब है, लेकिन वो किताबों से बहुत दूर हो गया है। तो किस तरह से उसको वापस किताबों की तरफ मोड़ा जाए? पता है, एस्ट्रोलॉजी भी और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी यही बोलते हैं कि जब तक आप
मतलब उसकी तरफ से नहीं हटोगे, बुक्स नहीं पढ़ोगे, आपके जो सबसे बड़ी बात है कि बुक्स आपके पास हमेशा रेडी अवेलेबल है। मोबाइल में भी कहीं भी चीज़ उड़ जाती है, कभी मोबाइल से निकल भी जाती है, लेकिन उससे जो असर होता है ना, जो किताबों में पढ़ने से होता है, क्योंकि हमने तो सारी चीज़ें किताबों से देखी है। ये तो जो स्क्रिप्ट वगैरह जो तो अब जो नॉलेज की चीज़ें आई हैं, अब ये तो अब आया है ना, उससे पहले तो हम तो खुद ही लिखते थे, किताबों से ही पढ़ते थे। एक बार ये आया था मेरे पास, एक स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास। उन्होंने कहा आदिवासी और पेड़ पौधे, आदिवासी लोग और पेड़ पौधे, ज़ीरो नॉलेज थी उस समय मुझे। मैंने कहा इस पर क्या होगा, मतलब इसमें क्या लिखूँ मैं। उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो बिल्कुल मतलब रेडियो स्टेशन से क्रॉस होके आ चुकी थी कि ये गलत स्क्रिप्ट आपने भेज तो दी, पता नहीं अब उन्होंने कैसे पास करा ली थी, लेकिन मार्क आ गए थे, कम से कम 30 मार्क्स थे, रेड मार्क थे कि ये चीज़ें चेंज करो। उसमें क्या था, अब मैंने सब लाइब्रेरी गई, मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ। उन्होंने कहा कि कर दो, आप ही कर सकते हो, मुझे लगता नहीं है मेरे पास, तो मैं कितने लोगों को बुला चुका हूँ तो नहीं हो पा रही है। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा लाइब्रेरी में घूमी, 2-3 लाइब्रेरी में तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया, बुक्स ही नहीं उनके ऊपर, आदिवासी के ऊपर, आदिवासी और पेड़ पौधे के ऊपर। क्योंकि अब उसको फिर मतलब अगर आप कुछ चीज़ें, अगर आप डिजिटल में हैं, डिजिटल में तो कुछ चीज़ें कभी भी गायब हो जाती हैं, पेन ड्राइव भी करप्ट हो जाते हैं, पूरा लैपटॉप भी करप्ट हो जाता है, तो आपके सब कुछ उड़ गया, किताबें तो वही हैं। अब अगर लिखा नहीं होता तो ये जो हमारे पास आज की जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो कहाँ मिलती हैं हमें, वेद पुराण वगैरह सब कहाँ मिलते हैं, वो तो आजकल डिजिटल कर दिया है तो आप उसको पढ़ पा रहे हो। लेकिन अगर आप बुक्स वहाँ पे जाइए ज़रा लाइब्रेरी में किसी में, आपको पता है कि महाभारत जो है, ये जो इसमें लिखा है, जो पूरी सीरीज़ में जब आप महाभारत की वो 1 2 3 4 5 6 7 सीरीज़ है, शायद 7 है शायद, जहाँ तक मेरे ख्याल है, फोर्थ के बाद स्टार्ट होता है महाभारत। उससे पहले इतनी कहानी है, आपने पढ़ी ही नहीं होंगी, हम लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ी। सावित्री सत्यवान से पहले भी, सावित्री से पहले भी एक राजा था जिसने अपनी पत्नी को लेके आया था यमराज से, कभी सुना था? नहीं। मैंने हिंदुस्तान में वो वहाँ से उतार के दी थी कि ये ऐसे तो हुआ था कभी। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से, जब अगर आप लिखेंगे नहीं, अगर आपके पास रिटर्न में नहीं होगा तो आपके पास कुछ भी सहेजा वो नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो सकता है। तो हम लोग तो खुद पढ़ते थे किताबें, मेरे पास तो अभी भी हैं, अभी भी मैं पढ़ती रहती हूँ, जब मुझे लगता है कि खाली टाइम है पढ़ लो। तो इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि मतलब कि नहीं, लोगों के क्या है कि आप उनको बुक्स नहीं आप मोबाइल पे दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन बुक्स की तरफ आपको मोड़ना चाहिए। क्योंकि आप जब स्कूल में जाते हो तो आपके पास रिटर्न में होता है ना, आप रिटर्न में तो सारा कुछ तो कंप्यूटर पे नहीं पढ़ाते ना वो। तो जब होगा नहीं तो बच्चों को भी तो आदत डाल सकते हो ना कि अभी इस कहानी को छोड़कर आप बुक्स में जाओ, तो बच्चों को खुद ही, पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा ना। अब स्कूल में लाइब्रेरीज पहले तो होती थी, आजकल तो मुझे इतना पता नहीं है कि लाइब्रेरीज होती नहीं होती, जैसे बुक्स लेते। तो जब तक आप मोड़ोगे नहीं तब तक उनके माइंड में चीज़ पूरी तरह बैठेगी नहीं। डिजिटल पढ़ा उसके बाद दोबारा देखना होगा तो कहाँ देखेंगे, अगर मान लो वो करप्ट होगी तो कहाँ देखेंगे। तो बुक्स की तरफ पेरेंट्स ही मोड़ सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक बार उनको वहाँ पे, और जो भी कहानियाँ वगैरह हैं उनको भी जैसे लिखने की आदत होती है, लिखें, उनको बोलें कि वो खुद भी लिखें, अपने आप से लिख पाएंगे और या पढ़ेंगे तो तभी आदत पड़ेगी ना। थिएटर व टीवी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? क्या अभिनय शुरू से ही आपके अंदर था या फिर बर्थ कह सकते हो आप? क्योंकि उसमें मुझे भी लगता है अभी भी लोग ट्रेनिंग देते हैं एक्टिंग की, ये कर लो वो कर लो, क्या सिखाते हैं आप उनको? अंदर से जो भाव आ रहे हैं वो कहाँ से सिखा लोगे? अंदर के जो भाव हैं वो ये तो नहीं, वो अब टेक्निकल तो ये नहीं बोलते अब निकालो भाव निकालो, कहाँ से निकालोगे? जब तक आपके अंदर है ही नहीं तो अब निकालोगे नहीं, तो नहीं निकाल सकते। अगर आपको अभी कहने ये इस चीज़ को पढ़ के रोना है, मतलब इसको देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाना है या आपको एकदम से हंसना है, तो जब आपके अंदर इमोशंस हैं ही नहीं कहाँ से निकालोगे? तो ये होता तो वही है, मेरे में भी वही था, लगता था कि मैं कर पाऊँगी। मैंने स्टेज कई बार ऐसा किया है कि एक दिन की रिहर्सल से
पूरा प्ले। हम्म। तो वो बाय बर्थ ही था, मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से ट्रेनिंग ली है। मैंने कहा कहीं से नहीं ली, खुद ही से जो सोचो वही है। वैसे भी जो जितने राइटर्स होते हैं ना मैक्सिमम, वो सारे अच्छे एक्टर होते हैं। आज के युवा जो लेखन से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कोई मैसेज या कोई एडवाइस आप कुछ देना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि उनको पढ़ना चाहिए। हम्म। आप कुछ भी चीज़ लिखना चाह रहे हो, जब तक आपको उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज नहीं है, साउंड नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के बारे में, आप नहीं लिख सकते। अगर आप, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कितनी लाइब्रेरी छानी है, कितनी टॉपिक्स पढ़े, उसमें से जाके मैंने मुश्किल से निकाला है। सेम ऐसी चीज़ है कि अगर आपके बारे आप 100 पेज पढ़ते हो तो उसमें से आपको मुश्किल से 1 पेज आप ढंग का निकाल पाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको बताना है। लेकिन आपको बताना क्या है, आप उन लोगों के लिए लिख रहे हो जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है, जब आपको समझ नहीं है उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, पेशेंस, कि आप उसको लिखने का मादा है आपके मेरे, कि आप उसको लिख रहे हो। जब लिखते लिखते ही लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि इतना नहीं लिखा जा रहा, छोड़ दो इसको, आगे नहीं लिख सकते, बस बहुत हो गया। जब आप जैसे अपने पेशेंस लूज़ की, वहाँ आप नहीं लिख सकते। और दूसरी बात, आपके इमोशंस आप होल्ड करके रखोगे। सेम एक्टिंग में ही होता है, आपने इमोशंस को अभी आए और अभी गए नहीं हो सकता। आपने कभी शूटिंग देखी है? शूटिंग देखोगे ना तो उसमें जब अगर आप रो रहे हैं ना, तो वो रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, उसका रोता जा रहा है, उसके बाद वो कहेगा वो होल्ड करो ताकि उसके एक्सप्रेशन वो उसके ले सकें। अपने अगले पल ही वो एक्सप्रेशन गायब कर दिए 1 सेकंड में, तो उनको कट मार्क नहीं मिलता। क्या करोगे आप? आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आए जा रहा है, उसको होल्ड करके रखना पड़ता है गुस्से को। एक्सप्रेशन दे रहे हो ना आप, एक्सप्रेशन कहाँ से दिखते हैं? तभी दिखते हैं जब वो होल्ड करके रखते हैं। तो वो पेशेंस होती है वो चीज़, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, राइटिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास वर्ड्स की चॉइस है कि आप थोड़ा सोबर तरीके से लिखो। किसी भी चीज़ को लिखना है सोबर तरीके से लिखो। ज़रूरी तो नहीं है कि आप रफ लैंग्वेज ऐसे फटाफट वैसे लिख रहे हो। मुझे किसी ने, जब मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा लिख रही थी स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, मुझे किसी ने कहा कि C ग्रेड की मूवी लिखनी है। तो उस समय मैं मतलब 15 मिनट के लिए भी 5 से 10 हज़ार के आसपास होता था कि मैं इतना लेती थी। तो उसने बोला, मैंने कहते कि वैसे कितना लेते हो? उसने पहले नहीं बताया कि C ग्रेड की मूवी लिखनी है। मैंने कहा कितना लेती हो? तो मैंने कहा 15 मिनट का 5,000 है। अच्छा, तो ये तो मेरे बहुत कम बता रही हूँ, तो बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना 1 घंटे की लिखवानी है। अच्छा खासा अमाउंट बताया उन्होंने मुझे। मैंने कहा पर लिखवाना क्या है, क्या आपको स्टोरी लाइन कुछ है? C ग्रेड की है। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा मेरे से ये शब्द लिखे नहीं, मेरे से शब्द लिखे ही नहीं जाते। मैं राइटिंग में नहीं लिख सकती, मैं स्टोरी में नहीं लिख सकती, मैं स्टोरी में नहीं लिख सकती, मैं आर्टिकल में नहीं लिख सकती। मेरे वर्ड्स ऐसे होंगे, आप सिंबॉलिक होंगे, हर जना पढ़ सकता है उसको। अब किसी चीज़ को पढ़ने में, किसी चीज़ को देखने में शर्म आए, मेरे बस का नहीं। तो वो चीज़ें ना, मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये चीज़ें, एक शब्द आपके उस तरह से हिसाब से होने चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, आप के पास नॉलेज पूरी होनी चाहिए, तब आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ से उतारा, यहाँ से उतारा, वहाँ से उतारा, ऐसे मैंने कई लोग अपने अंडर काम करने मतलब राइटर्स को पकड़ा। मैंने कहा ये तुम्हारी राइटिंग नहीं है। मैंने कहा ऐसे लिखो कि पता चले कि तुमने लिखा है, तुम्हारे व्यूज़ हैं ही नहीं इसमें। मैंने कहा यहाँ से उतारा, वहाँ से उतारा, राइटिंग हो गई, नहीं होती। तो ये है कि अगर कंटेंट राइटिंग है तो फिर तो आपको उसमें तो ज़रूरत ही नहीं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। बट बाकी अगर आप कुछ सच में कुछ लिखना चाहते हो, अगर आप फिक्शन है तो उसमें ही आपको स्टार्ट ये होना चाहिए कि आपने स्टार्ट क्यूरियोसिटी से करना है, बीच में फ्लो होना चाहिए, एंड में होना चाहिए स्पार्क। ये क्या हुआ, एंड आपने सोचा नहीं, वो स्टार्ट में आपको, बीच में आपको नज़र ही नहीं आना चाहिए कि एंड क्या होने वाला है। तो चलिए अब देते हैं रैपिड फायर। फेवरेट फूड? इंडियन फूड।
फेवरेट ड्रीम प्लेस? कनाडा ही वहीं गई हुई सिर्फ, बाकी मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा। मैक्सिको गई, बैंकॉक गई हूँ, ठीक है, बट कनाडा में जो मजा ना हो। अर्ली मॉर्निंग राइटर, अर्ली मॉर्निंग राइटर या नाइट आउट? नहीं तो नाइट मैं आउट। रात को लिख सकती हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं लिख पाती। रात को मैं पूरी रात मुझे जगा लो लिखने के लिए। मैंने सारी राइटिंग रात को की। हाँ, ऑफिस में करते थे वो तो मजबूरी होती थी, पर बीच में नींद बहुत आ जाती रात को। राइटिंग डिजिटली या फिर पेंसिल? पहले तो हम पेन से लिखते थे, कागजों पे उतारते थे बिल्कुल। वो तो जब से कंप्यूटर सीख लिया, फिर एज एन एसोसिएट एडिटर भी काम किया, तो कंप्यूटर तो सीखना पड़ा। लेकिन अब कंप्यूटर में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इसमें आपको इरेज करने की, वहां तो एक गलती हुई तो पूरा पेज दोबारा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वो नहीं है। अब तो डिजिटल मजा आता है तो लिखने। आपने टाइपराइटर पे भी लिखा होगा कभी? टाइपराइटर ही यूज किया था स्टार्टिंग में टाइपराइटर, लेकिन हमने लिखा नहीं, स्टोरी नहीं लिखी उस पर कभी। फेयर किया होगा। वैसे टाइपिंग आती है तभी तो कंप्यूटर पे काम कर पाती हूँ। कंप्यूटर सीखा ना, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग सारी उसी में करती हूँ। आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? मीना कुमारी। एक्टर तो अक्षय अक्षय। कुमार। कोई फेवरेट बुक या ऑथर? नहीं, ऐसा कुछ, मुंशी प्रेमचंद की अच्छी लगती थी कहानियां, बस ज्यादा नहीं। उनकी कौन सी अच्छी लगी आपको? वो चिमटे वाली कौन सी स्टोरी, नाम नहीं याद मुझे। ईदगाह। बहुत अच्छी थी, इमोशनल थी ना हाँ। वो, मतलब छोटी स्टोरी बट। ज्यादातर वो इमोशनल ही लिखते थे, हाँ। सभी में इमोशनल। अगर आप राइटर ना होती तो आप क्या होते, ये क्या बनना चाहते थे? शायद एक्ट्रेस। Actress। एक हैबिट जो आपको सबसे अलग करती हो? मैं ना किसी बात पे बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ, बहुत जल्दी, और सब लोग बोलते हैं कि ये तेरे प्लस पॉइंट भी है और माइनस भी है। क्योंकि किसी पे गुस्सा आ रहा है तो एकदम से रिएक्ट कर देना, तो अगले बंदे तो अलर्ट हो जाएगा। और अगर एज एन मतलब मैं स्टेज पे हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। दोनों चीज मेरे वैसे लिए ये प्लस एंड माइनस reaction तो लेखन में भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्योंकि है। अगर आप फील ही नहीं करोगे तो आप लिखोगे क्या? सडन रिएक्शन नहीं आए तो ना तो Sudden आप एक्टिंग में हो, ना तो राइटिंग में आप हो सकते हो। लेकिन एक्चुअल लाइफ में भी ऐसी हूँ मैं शायद। रिएक्शन मेरी मतलब फेस पे बहुत जल्दी आता है। कोई एक चीज जिसके बिना आप एक दिन भी नहीं निकाल सकते? पढ़े भी ना, क्योंकि कुछ भी होता है, मैं पहले चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मेरे पे हाथ में मैगजीन हो, या चाहे मैंने, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी इंटरेस्ट है मुझे, तो उसकी कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन में मैं एक बार दो बार पढ़ूं ना किसी भी चीज को लेके। कोई एक वर्ड जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता हो? इमोशनल राइटर। इमोशनल राइटर। अगर आपकी लाइफ में कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या हुआ? मैं बनाना ही नहीं चाहूंगी, नहीं बनाओगे? नेवर। क्योंकि आप स्टोरी तब बना सकते हो जब आपको उस लाइफ के हर पहलू को दिखाना हो। हिडन रहना चाहते हो आप? आप किसी भी लाइफ की, किसी की लाइफ का भी कोई भी पहलू हर तरह से नहीं दिखा सकते। और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आप दिखाना नहीं चाहते। आपको पता है, चाहे वो आपकी गलतियां हो, चाहे वो आपकी इमोशंस हो, चाहे वो आपकी टूटन हो, नहीं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच नीलम जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए कुछ पल निकाले, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आशा करते हैं कि आप इसी तरह से अपने अभिनय और लेखन से लोगों की चहेती बनी रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें से मुझे बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।